है तो क्लास मिस मत करना ना रूटीन मामा। ठीक है सिमरन। ओके सर। नाउ रिस्क असेसमेंट में ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म, एंटिटी को समझना है, ये कुछ मतलब चीजें इन लोगों ने एलिमेंट्स वगैरह बताए कि भाई ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ी। तो पहले ये समझते हैं भाई ऑडिट करने में रिस्क है क्या। ठीक है, और क्यों वो रिस्क प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब आप ऑडिट करते हो तो रिस्क क्या होता है। ठीक है, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ISA 200, ISA 200 क्या कह रहा है कि भाई व्हाट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब वो रिस्क कि भाई ऑडिटर एक इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिस स्टेटेड हो। ठीक है, तो रिस्क इस बात का है कि भाई आप अपना जो ओपिनियन दे रहे हो वो एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहे हो, आप जो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हेन, कब, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है। तो देखो स्थिति, बात ये है कि भाई हम ये बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं हो। कहने का मतलब कि भाई बिजनेस अच्छे से चल रहा है और हम कह रहे हैं बिजनेस खराब चल रहा है, ये रिस्क नहीं है। क्यों ये रिस्क नहीं है, क्योंकि इस बात से किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी व्यक्ति का। ठीक है, कोई पर्सन अगर फिर भी हमारे ओपिनियन के बाद भी इन्वेस्ट कर दे तो बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है ना। हाँ या ना भाई, तो बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है और आप ये बोल दो कि नहीं नहीं बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये ऑडिट रिस्क हम इसको नहीं बोलते। ऑडिट रिस्क हम किसको कहते हैं कि जब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और हम एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज यहाँ पे ऑडिटर। समझ में आई बात यहाँ पे मेरी, यस और नो। यस। ठीक है, तो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन जब आप दें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटेड, तो ISA 200 कह रहा है कि ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये जो रिस्क है कि भाई ऑडिटर एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा, इस रिस्क को हमें एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस करना है ना। वो कैसे होगा, आप बाय टेकिंग द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। तो आप अपने ओपिनियन को किसके ऊपर बेस करोगे, आप अपने ओपिनियन को बेस करोगे किसके ऊपर, एविडेंसेस पे। किसके ऊपर बेस करेंगे बेटा अपन, एविडेंस। क्योंकि अगर आप बिना एविडेंस के अपने ओपिनियन दोगे तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा। तो आपको अपना ओपिनियन किसके ऊपर बेस करना पड़ेगा, आपको अपना ओपिनियन एविडेंस के ऊपर बेस करना पड़ेगा। जो एविडेंस यहां पर कैसे होने चाहिए, जो एविडेंस सफिशिएंट होने चाहिए और जो एविडेंस यहां पर अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो अप्रोप्रिएट सफिशिएंट एविडेंस लेकर के हमें ऑडिट रिस्क, इस बात का रिस्क कि हम एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस कर दें जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है, इस बात के रिस्क को हम यहां पर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। दैट इज व्हाट ISA 200 जो है वो हमको यहां पर बता रहा है। क्लियर है, समझ में आई बात यहां पे, यस और नो। यस। ठीक है, ये इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब इन्होंने बोला है कि जब आप एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा, कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती है जो हमने डिस्कस नहीं करी हो, जो आगे हम लोग करेंगे, बट अगर आ गई है तो अभी भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या होता है कि जब आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो, आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे और उस ऑडिट रिपोर्ट में जब आप ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे तो ओपिनियन जो आपकी होगी ना बेटा, वो ओपिनियन दो तरह की हो सकती है। एक ओपिनियन होती है जिसको हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन कहते हैं और एक ओपिनियन होती है जिसको हम मॉडिफाइड ओपिनियन कहते हैं। ठीक है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट या अनमॉडिफाइड ओपिनियन कुछ भी बोल लो। तो व्हाट इज अनमॉडिफाइड, जब आप एक ऐसी रिपोर्ट देते हैं और जिसमें कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, है ना, फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो जब आप ये व्यू देते हो उसको हम अनमॉडिफाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज गुड ओपिनियन कि हाँ भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जैसा है वैसा दिखा रहे हैं, इसको हम लोग अच्छी ओपिनियन मानते हैं। ठीक है भाई, अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब ये समझना कि ये सही ओपिनियन है, अच्छी ओपिनियन है किसी भी कंपनी के बारे में जब आप ऑडिट करो। लेकिन जब आप अपने ओपिनियन को इससे मॉडिफाई करोगे, जब आप ये बोलोगे कि भाई वो ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अब वो क्यों नहीं है, मॉडिफिकेशंस क्यों हमको करने पड़ रहे हैं, उसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। लेकिन जब हम यहां से हट करके ये बात बोलते हैं ना कि भाई देखो ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
किस हद तक नहीं है, तो उसको हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन कहते हैं। वो रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट में कंसीडर हमको नहीं करते। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? Yes. ठीक है, तो जब इन्होंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हुए बोला कि जब आप एक अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन दे दें, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन से मतलब इन्होंने यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हुए बोला कि जब आप एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दें जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है, इट इज कॉल्ड एज ऑडिटर्स। If this were to happen, the auditor could be sued by the intended user, disciplinary action could be taken by the relevant professional body, and the firm could damage its reputation. तो क्या क्या हो सकता है कि अगर आपने ये आपसे ये इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन आपने दे दिया, अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन आपने दे दिया, अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है भाई जिन लोगों को आप ने आपकी ऑडिट रिपोर्ट को देख करके कोई डिसीजन लिए हो वो आपको सू कर सकते हैं कोर्ट में, आपके अगेंस्ट में बाय दी रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, आपकी फर्म की रेपुटेशन खराब, तो ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो इसीलिए ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है बेटा, इनको अवॉइड करने के लिए ऑडिटर को अपनी ऑडिट प्लान करनी पड़ती है। ठीक है, और इस तरीके से परफॉर्म करनी पड़ती है कि इस ऑडिट रिस्क को हम एक्सेप्टेबली लो लेवल तक क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। क्लियर है भाई, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? Yes. ठीक है, अब यहां पर ये जो रिस्क है, दैट इज जिसको हम लोग ऑडिट रिस्क कहते हैं। अब ये ऑडिट रिस्क बेसिकली इट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिस्क। अब ये रिस्क भी दो तरीके के होते हैं। टोटल हमारा जो ऑडिट रिस्क होता है वो दो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्लस हमारा डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, ग्रेजुअली हम एक एक टर्म समझेंगे। ऑडिट रिस्क समझ में आया क्या है, व्हाट इज, वो समझ में Yes. आया? डेफिनेशन क्लियर है ऑडिट रिस्क का, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब ऑडिट टोटल जो हमारा ऑडिट रिस्क है, मतलब इस बात का रिस्क कि भाई हम एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देंगे। ठीक है, ये रिस्क दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क और एक हमारा डिटेक्शन का रिस्क। मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क को फर्दर क्लासिफाई इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क में किया जाता है, डिटेक्शन रिस्क को सैम्पलिंग है। एक एक करके हम लोग इसको पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, द ऑडिटर कैन, ये जो ट्यूटोरियल नोट है आई विल, ये हम लोग चैप्टर के बाद में वापस इसके ऊपर आएंगे। इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमको पहले समझना पड़ेगा कि भाई डिटेक्शन रिस्क क्या है, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट तक। ठीक है, ग्रेजुअली एक एक चीज पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में चैप्टर का एक मैप क्रिएट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया था और ये हमको कहाँ पर लेकर के जाना चाह रहे हैं। तो पहली चीज जो आपको इस चैप्टर में समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आनी चाहिए कि एक रिस्क की बात कर रहे हैं, ऑडिट करने में रिस्क की बात कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्क है। वापस से एक बार बोल रहा हूँ ताकि ध्यान रह जाए कि भाई हम एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देते हैं जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटमेंट स्टेटेड है, इसको हम लोग ऑडिटर्स कहते हैं। आईएसए 200 कह रहा है कि इस रिस्क को हमको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस करना चाहिए बाय टेकिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। हमें ऑडिट को प्लान परफॉर्म इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि हम इसको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस कर सकें। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ना चालू करें? नेयल से, Yes, sir. हाँ समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं अभी यहाँ पे? सिमरन, क्योंकि अभी आप आपके साथ थोड़ा हो सकता है कुछ दिक्कत होगी, हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड, दिस इज द फिफ्थ वन, एंड अब ये इंपॉर्टेंट हम लोग ऑडिट के अंदर घुस चुके हैं धीरे धीरे। ऑडिट से पहले की चीजें हम लोग 4 चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ना चालू करें इसको। क्लियर है यहाँ तक, समझ में कोई डाउट हो तो बता दो भाई। Okay. No, sir. चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ऑडिट रिस्क में एक जो कंपोनेंट है उसका, व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, risk of material misstatement is the risk that the financial statement are materially misstated prior to the audit। तो क्या होगा कि ऑडिटर ने ऑडिट अभी स्टार्ट किया नहीं है और ऑडिट के करने से पहले ही इस बात का रिस्क कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे। आपने तो अभी ऑडिट नहीं करी तो आपको पता भी नहीं है ना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है ना, है या नहीं, आपको पता है क्या? ये सुन, No, sir. नहीं पता? अभी आप बोलोगे सर हमको क्या पता, वो तो ऑडिट करेंगे जब हमको पता चलेगा ना। तो देखो, आप डायरेक्टली ऑडिट करने की तरफ नहीं बढ़ सकते, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई इस बात के चांसेस कितने हैं।
एक बहुत बड़ी चीज है ना ये आपको। इसको समझे बिना आप ऑडिट नहीं कर सकते, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के बिना आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो आप ऑडिट करने जाओगे, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि भाई क्लाइंट आपका बहुत बड़ी कोई कंपनी हो सकती है और वो बहुत प्रोफेशनली अकाउंटिंग मेंटेन करते होंगे, तो हो सकता है कि भाई उनके यहाँ पे अकाउंटिंग में गलतियां नहीं भी हो सकता है कि भाई आपका अकाउंट क्लाइंट बहुत ज्यादा इम्प्रोफेशनल है, या जो भी रीजंस रहे हो वो अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं करता। तो दोनों में से कुछ भी बात हो सकती है। तो लेकिन जो भी बात है, हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे ऑडिट करने से पहले यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मटेरियल मिस स्टेटमेंट की कितनी संभावना है, कितने चांसेस हैं, व्हाट इज द रिस्क। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? यस। हमारे ऑडिट करने से पहले। तो अब जो ये हमारे ऑडिट करने से पहले इट इज रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायोरिटी, ये बेसिकली किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? फ्रॉड एंड एरर्स के ऊपर, है ना। फ्रॉड एंड एरर से इस बात के चांसेस अराइज होते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा जा रहा है ना। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सिर्फ समरी होते हैं, आपकी पूरी अकाउंटिंग करने का एक तरीका होता है, वो अकाउंटिंग के बाद ही वहां से जो है वो समराइज फॉर्म में एक डेटा वहां पर जाता है। तो अगर आप जिस आपके क्लाइंट है उसके बिजनेस में किसी तरह के कोई फ्रॉड हो रहे हैं, जिसके बारे में आपके क्लाइंट के मैनेजमेंट को पता नहीं है, या दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को पता नहीं है, या उनसे किस तरह की गलतियां हो रही हैं, तो इनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि भाई ये रिस्क कितना ज्यादा होगा। एक सेकेंड ना, लाइट्स यहाँ पे चली गई हैं, मुझे और ओके सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली, यहाँ पे लाइट चली गई तो मेरा वाईफाई बंद हो गया। एक सेकंड, वापस से कनेक्ट करते हैं। आवाज आ रही है भी मेरी यहाँ पे? यस सर। हाँ। तो मैं लास्ट कहाँ तक सुनाई दिया था तुम लोगों को? सर फ्रॉड एंड एरर्स वाला। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे बात है कि भाई एक्चुअली क्या होगा कि भाई जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होते हैं वो होते क्यों हैं, उनका रीजन होता है कि भाई बिजनेस में या तो कोई फ्रॉड हुआ है, या फिर कोई एरर उन लोगों से हो गई है जिसको वो रोक नहीं पाए, या उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, या उसको करेक्ट नहीं कर पाए, तो उस वजह से वो जो फ्रॉड एंड एरर्स होते हैं उनसे वो डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चला जाता है अल्टीमेटली, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपके क्लाइंट के बिजनेस में ये कितना फ्रीक्वेंटली होता है। ठीक है। अब फ्रॉड एंड एरर्स हो रहे नहीं हो रहे, ये भी बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेजुअली हमको एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। तो पहले तो आरएमएम समझ में आया, व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, व्हाट इट क्या है भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि भाई ऑडिटर के ऑडिट करने से पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने मटेरियल मिस स्टेटेड हो सकते हैं, इसको हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहते हैं। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क इसलिए प्रेजेंट होता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड एंड एरर्स की वजह से वहां पर जो है वो गलतियां वहां तक पहुंच रही हैं। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मिस स्टेटमेंट का मतलब भी समझना पड़ेगा, मटेरियल का मतलब भी समझना पड़ेगा। ISA 315, जिसको कि 2019 में इन्होंने रिवाइज किया, ये कह रहा है कि भाई ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई भी करे और उसको असेसमेंट भी करे। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो ये समझे कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, उसका असेसमेंट करे, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, क्या वो फ्रॉड की वजह से, क्या वो एरर्स की वजह से, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दी असर्शन लेवल्स, thereby प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेस, जिससे कि उसे रिस्पॉन्सेस डिजाइन और इंप्लीमेंट करने के लिए आधार मिलेगा टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो होगा क्या कि जब आप ऑडिट करने जाओगे, आप ऑडिट करने से पहले ISA 315 कह रहा है कि भाई आप यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का क्या कीजिए,
ऑडिट करने से पहले ही इसको आइडेंटिफाई करो और इसका असेसमेंट करो कि ये है कितना। ठीक है, क्या ये फ्रॉड की वजह से है या ये एरर की वजह से हो रहा है। ठीक है, दोनों लेवल पे। अब एक एक वर्ड धीरे धीरे समझेंगे। फिर से एक लेवल आ गया कि सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल क्या है ग्रेजुअली। तो दोनों लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल, दोनों लेवल्स पे आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, इस असेसमेंट से हमको एक बेस मिलेगा, जिस बेस के ऊपर हम यहां पे ऑडिट में किस तरीके से उनके लिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन करेंगे। भाई रिस्क पता चला कि भाई अच्छा यार, ये तो पहले से ही बहुत गड़बड़ चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मटीरियली मिसस्टेटेड है और ये चीज है, तभी तो आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन करोगे ना। आप सीधा ऑडिट करने चले गए, आपको पता नहीं है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से मटीरियली मिसस्टेटेड है। तो जब आप ये पहले समझोगे तभी तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स डिजाइन करोगे और तभी तो आप आगे ही फर्दर ऑडिट करोगे। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो आप सीधा ऑडिट करने नहीं घुस जाते हो। हालांकि ये भी ऑडिट का ही पार्ट है, बट हम ऑडिट प्लान करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले हम लोग क्या असेसमेंट करेंगे, हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का असेसमेंट करेंगे, जिससे कि हमें बेस मिलेगा। उन बेसिस के ऊपर हम रिस्पॉन्सेज डिजाइन करेंगे। अब यहां पे ये चीज समझिए कि भाई मिस स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट। ठीक है, जो फैक्ट है वो फैक्ट एज इट इज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है तो वो मिस स्टेटमेंट है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, फैक्चुअली 100 रुपए की सेल करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 रुपए की सेल दिख रही है, ये फैक्ट है। अगर ऐसा है तो ये सही है, अगर ऐसा नहीं है तो ये मिस स्टेटमेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। इतनी सी बात। तो हालांकि जो हमारी आईएसए 450 कहता है, उसको डिफरेंस जो है उसको डिफाइन करता है, वो थोड़ा सा डिटेल डेफिनेशन है। वो कह रहा है कि रिपोर्टेड अमाउंट का डिफरेंस हो सकता है, क्लासिफिकेशन का फर्क हो सकता है, प्रेजेंटेशन का फर्क होता है, हो सकता है डिस्क्लोजर का फर्क हो सकता है। ठीक है, तो चार चीजें, अमाउंट का फर्क, डिफरेंस, क्लासिफिकेशन का डिफरेंस, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस, डिस्क्लोजर का डिफरेंस। ना व्हाट इज, अभी अमाउंट तो अपने को समझ में आ गया, तो 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की सेल करी, 100 रुपए की सेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है, ठीक है। तो अब 100 की करी, 50 की दिख रही है, तो ये मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो बात अमाउंट की है। नेक्स्ट चीज क्लासिफिकेशन क्या है। तो अकाउंट्स में आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको ये समझाते हैं कि भाई कोई ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। क्लासिफिकेशन, डेटर का क्लासिफिकेशन, क्रेडिटर का क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट इनकम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन है आपके पास, यस और नो? है ना? पढ़ा यस है ये सब चीजें, क्लासिफाई करते हो, आपको ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको पता है कि कोई चीज को एसेट कंसीडर करना है, लायबिलिटी कंसीडर करना है, लॉन्ग टर्म एसेट कंसीडर करेंगे, शॉर्ट टर्म करेंगे। ये क्लासिफिकेशन होता है नहीं होता, है ना? तो यस। तो किस किसी पर्टिकुलर आइटम का क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए था, अगर वो हुआ और वही रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देन इट्स ओके। लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो ये मिस स्टेटमेंट है। सिमिलरली प्रेजेंटेशन, किसी चीज का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, तो एक फ्रेमवर्क आपको गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो आपने अपने हिसाब से नहीं बनाया, जो आप जिस कंट्री में हो वहां के लॉ ने आपको प्रोवाइड किया है। हमारे को इंडिया में रहते हुए कंपनीज एक्ट 2013 हमारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि भाई इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन होगा। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन वैसा है देन इट्स ओके, अगर आपका प्रेजेंटेशन वैसा नहीं है तो ये मिस स्टेटमेंट माना जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस। एंड द डिस्क्लोजर। अब लॉ क्या क्या डिस्क्लोज करने के लिए कहता है, ये सब चीजें बतानी पड़ेगी, और अगर आपने बताई हैं देन इट्स ओके। अब लॉ कह रहा है भाई ये सब चीजें डिस्क्लोज करनी थी और आपने डिस्क्लोज नहीं करी है, या डिस्क्लोज करनी नहीं थी फिर भी आपने डिस्क्लोज कर दिए, इट इज मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट अराइज होता है रिपोर्टेड अमाउंट के फर्क से, क्लासिफिकेशन जैसा होना चाहिए था, प्रेजेंटेशन जैसा होना चाहिए था, डिस्क्लोजर जो मांगे गए थे वो आपने नहीं दिए। तो अगर जैसा होना चाहिए था क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऐसा नहीं हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, जो है वो मिस स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया बेटा मिस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे? यस और नो? यस जल्दी सर। जल्दी समझ में आ गया? क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आ गया? हाँ या ना? यस सर।
यस सर। ठीक है, अब आप ये समझिए, फिर से भी बात है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है कि सर ये जो 50 रुपए की चीज है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 रुपए की मिली। अब ये गलती भी हो सकती है, इंटेंशनली भी, अनइंटेंशनली हो गई भी, गलती हो गई, कोई ट्रांजेक्शन हमने गलत रिकॉर्ड कर लिया, जो भी हो गया। ठीक है, तो ये एरर हो सकता है, या फिर ये फ्रॉड, किसी ने इसको जानबूझ करके किया है, इसको इंटेंशनली किया है। तो मिस स्टेटमेंट आपके जो राइज होते हैं वो फ्रॉड्स एंड एरर से राइज होते हैं। ठीक है, अब जब आप थॉरो असेसमेंट करेंगे इसका, तो उससे फायदा क्या होगा? जब आपने असेसमेंट कर लिया, आपने उसका क्या बेनिफिट हुआ? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे जहां पर वेयर मिस स्टेटमेंट आर लाइकली टू अकर अर्ली इन द ऑडिट। मतलब अगर इस असेसमेंट करने का क्या फायदा सर, बेनिफिट क्या होगा? तो इन्होंने वो बेनिफिट बताया। वो क्या कह रहे हैं कि भाई इससे फायदा ये होगा कि फिर हम ऑडिट की शुरुआत वहां से करेंगे जहां पर मिस स्टेटमेंट्स हमको अर्ली आइडेंटिफाई होंगी, ज्यादा जल्दी मिलेंगी। आपने प्लान करा है ना पूरा, आपने समझा है, तो अब आपको पता है कि भाई रिस्की एरिया कौन सा है। क्या सेल्स एरिया रिस्की था, क्या परचेज एरिया रिस्की था, या क्या इन्वेंट्री रिस्की थी? तो आपने उस एरिया से चालू किया तो वहां आपको ज्यादा जल्दी गलतियां पकड़ाई में आ गई। ठीक है, आप प्रोसीजर्स प्लान कर पाओगे ताकि सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको आप एड्रेस कर सको। तो प्लानिंग अच्छे से होगी, प्रोसीजर्स हम तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, हम एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट परफॉर्म कर पाएंगे, हमारा इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देने का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और हमारी रेपुटेशन को और हमको प्यूनिटिव डैमेजेस जो है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे, उसके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ये हमारे थॉरो रिस्क असेसमेंट करने के बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस चलिए नेक्स्ट इन्होंने बोला कैटेगरी ऑफ मिस स्टेटमेंट। अब मिस स्टेटमेंट को कैटेगराइजेशन कर दिया कि मिस स्टेटमेंट भी कितने तरीके की है। एक होती है फैक्चुअल, जजमेंटल, प्रोजेक्टेड। फैक्चुअल का मतलब सिंपल सी बात है, जो फैक्ट है। अब सेल 100 रुपए की हुई और 100 रुपए की नहीं है, अगर सेल 100 रुपए की हुई है इट्स अ फैक्ट, एज इट इज दिखना चाहिए था। ये फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट है, सीधी सी बात है, यस और नो, हाँ या ना? क्लियर है, समझ में आ गया यस यहाँ पे, हाँ या ना? यस फैक्चुअल मतलब जो फैक्ट है वो फैक्ट नहीं दिख रहा, वो फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट है। जैसे सेल एक पर्टिकुलरली अमाउंट की होना फैक्ट है, परचेज एक अमाउंट की होना एक फैक्ट है। ठीक है, आपने जो सैलरी दी है वो फैक्ट है, ये सब चीजें फैक्ट है। तो अगर ये चीजें एज इट इज जैसी दी हुई हैं, अगर आप ऐसा नहीं है तो ये फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट है। अब एक हमारा जजमेंटल और प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट होता है ना। जजमेंटल मिस स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट दी ऑडिटर कंसीडर अनरीजनेबल। तो जब क्या होता है, कभी कभी आपके क्लाइंट को अकाउंटिंग करते वक्त एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन हो गया, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए उसने एस्टिमेशन किया है, या कोई रिजर्व बनाने के लिए उसने एस्टिमेशन किया है। तो जब वो ये एस्टिमेट करता है और ऑडिटर मानता है कि उसने जो एस्टिमेशन किया है वो एक अनरीजनेबल एस्टिमेशन है, ठीक है, एज पर दी अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी गाइडेंस इस चीज के ऊपर देती है, क्योंकि अभी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आप समझोगे कि भाई कोई भी चीज अपने हिसाब से नहीं होती है। डेप्रिसिएशन की भी के लिए भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जो कि हमको गाइड करता है कि भाई क्या होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बनाओगे तो उसके लिए भी गाइडेंस है हमारे पास स्टैंडर्ड में। तो आपके क्लाइंट ने वो गाइडेंस कंसीडर नहीं करी और एक अनरीजनेबल एस्टिमेट ले लिया और उसके बेसिस पे अकाउंटिंग कर दी। अब जब एज अ ऑडिटर आप काम कर रहे हो तो आपको पता चला कि भाई जिसने जो एस्टिमेशन किया है वो अनरीजनेबल एस्टिमेशन है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को, क्योंकि वो फैक्चुअल नहीं है, वो एस्टिमेशन में गलतियां हो गई हैं, उसको हम लोग जजमेंटल मिस स्टेटमेंट कहते हैं। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस ठीक है भाई सिमरन, फर्क समझ में आया यहाँ पे? प्रोजेक्टेड जजमेंट में और फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट में क्या होता है, आया ना? यस सर। ठीक है, अब प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये हमारा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमारे लिए ये। अब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट किया कि भाई यहाँ पे 5% का मिस स्टेटमेंट हो सकता है। इन दी ऑडिटर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टोटल मिस स्टेटमेंट इन पॉपुलेशन टू द प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, सो दिस इज माय एस्टिमेशन। मुझे लगता है कि भाई मेरे क्लाइंट की बुक्स में टोटल 5% अमाउंट का मिस स्टेटमेंट हो सकता है, जबकि एक्चुअली में वो अलग है। तो ये क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा एस्टिमेशन है। मैंने ऑडिट करने से पहले ही एस्टिमेशन किया कि भाई मेरे क्लाइंट की बुक्स में 5% का जो है वो मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में जब हमने करा ऑडिट तो उसमें फर्क आ गया। तो इसको हम लोग प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे?
यस सर। समझ में आए सिमरन बात मेरी यहाँ पे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ग्रेजुअली देखो, ऑडिट इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जब चीजें थोड़ी बहुत होती है ना तो हम उसको पढ़ लेते हैं, हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो चीजें बहुत सारी हो जाएंगी तो फिर हमको याद रखने में मुश्किल होगा कि अच्छा हमने इसको कैसे पढ़ा। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको चीजें याद रहे कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है सब्जेक्ट। अगर आप रूटीन में इसको पढ़ोगे दो चार बार, तब एक चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया, सफिशिएंट नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपने अपने हाथ से सॉल्व कर लिए, तो मैं बता रहा हूँ आराम से आपका ये सब्जेक्ट निकल जाएगा। ठीक है भाई, पढ़े इसको आगे, फिर पीछे का तक का क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर। सर। चलो, अब इन्होंने बोला कि भाई जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की हम लोग ऊपर बात करते हुए आ रहे थे, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट? की भाई ऑडिट करने से पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके जो है वो मटेरियली मिस स्टेटेड है, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब वो मटेरियली मिसस्टेटेड जो होते हैं उसमें भी इन्होंने दो उसको पार्टीशन कर दिया, दो इसमें भी दो कंपोनेंट कर दिए। इन्होंने बोला एक हमारा इनहेरेंट रिस्क होता है और एक आपका कंट्रोल रिस्क होता है। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? दी सस्पेक्टेबिलिटी। देखो, इनहेरेंट क्या होता है, हम इंसान है, हम कोई काम करेंगे तो देखो गलतियां कुछ ना कुछ होंगी जिसको आप रोक ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ इनहेरेंटली आप काम करोगे तो गलतियां होती हैं, तो होता है ना भाई, ये सुनो, यस सर। होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं कि भाई आपका क्लाइंट है वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में क्या है कि कुछ प्रोसेस रूटीन प्रोसेस होती हैं। जैसे तुम मुझे एग्जांपल दे सकते हो कि जब आप बिजनेस करोगे तो रूटीन में क्या काम करने पड़ेंगे आपको, ये बताओ, सोचो। सेल्स रिकॉर्ड, क्या करना पड़ेगा? सेल्स परचेज, अकाउंटिंग सर। एक तो सेल्स परचेज की सैलरी वगैरह, इनकी डे टू हाँ, डे अकाउंटिंग ऑपरेशंस के जो। अकाउंटिंग एक बात है, अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंटिंग से सबसे पहले आप बिजनेस क्यों बनाते हो? सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए। सेल्स एक प्रोसेस है, परचेज एक प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, मार्केट की रिसर्च करना एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ये सब काम आपको करने ही पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, यस और नो, है ना? यस। दीज आर इनहेरेंट प्रोसेस, जो अगर आप बिजनेस करोगे तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। और जब आप ये काम करोगे तो क्या होगा, गलतियां आपसे होंगी, हो सकता है कुछ फ्रॉड भी कमिट हो, होगा नहीं होगा, हाँ या ना, यस और नो? यस। ठीक है, तो जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में कुछ हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ सर्टेन गलतियां होती हैं। ठीक है, तो उन वाली जो गलतियां हैं जो आपसे रूटीन के प्रोसेस में होने के चांसेस हैं ही सही, क्योंकि आप ह्यूमन हो यार, आप काम करोगे गलतियां होंगी, इस उन गलतियों को, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब एक बात को समझना कि आपको पता है मैं बिजनेस करूंगा और ये प्रोसेस होगी, हम सेल भी करेंगे, हम परचेज भी करेंगे, हम अकाउंटिंग भी करेंगे, सब चीजें, और आपको ये चीज पता है कि भाई ये बिजनेस में हम लोगों से हो सकता है कि गलतियां हो, तो आप गलतियां रोकने के लिए भी कुछ करोगे, करोगे नहीं करोगे, हाँ या ना? यस। ठीक है, तो जो हमारा इनहेरेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इस चीज को रोकने के लिए आप क्या करोगे, आप कुछ और प्रोसेस बना लोगे। ठीक है भाई, और कोई प्रोसेस बनाओ जिससे कि गलतियों को रोका जा सके, गलतियों को सही किया जा सके। ठीक है, और गलतियों को आइडेंटिफाई किया जा सके, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, आप कुछ और प्रोसेसेस बनाओगे, एडिशनल प्रोसेसेस, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं यहाँ पे, कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे, इंटरनल कंट्रोल्स। अब मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, आप एक बस ऑपरेटर हो, बस ऑपरेटर का बिजनेस क्या होता है, बस ऑपरेट करना, एक शहर से दूसरे शहर में बसें चलाना, ये काम है उसका, है ना? यस। ठीक है, अब आप इसको कंसीडर करो कि अगर आप बस ऑपरेटर हो तो आपको नॉर्मली क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या काम करने पड़ेंगे भाई आपको, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा।
सोचो सोचो, अगर आप एक बस ऑपरेटर हो तो आपको आपके बिजनेस में क्या क्या काम करने पड़ेंगे। छोटा सा ही तो क्वेश्चन है मेरा। अगर आप एक बस ऑपरेटर हो, आपको अपनी बस ऑपरेट करनी है, पहली चीज तो ये। लोग आएंगे, उनको टिकट बेचोगे, बेचोगे नहीं बेचोगे? क्या वो आवाज नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना? यस सर। टिकट बेचोगे ना, यस सर। उससे रेवेन्यू जनरेट होगा आपका। ठीक है, ये सब काम आपको नॉर्मल रूटीन में करने पड़ेंगे। ठीक है। अब आपका बिजनेस आप कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता चला कि भाई ये जब हम काम करेंगे तो हमसे कुछ गलतियां हो सकती है, हमारे साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि जैसे कि ये कि हम जितने टिकट्स हमने हैं काट दिए, उतने हमारे पास सीट्स नहीं है, या फिर हमने जिनको टिकट नहीं दिया वो लोग हमारे यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपने एक सिंपल सा एक एडिशनल प्रोसेस बना दिया कि भाई जब हमारी बस यहाँ से जाएगी तो उसमें कंडक्टर होगा, वो हमारे टिकट चेक करेगा। उससे क्या बेनिफिट हो गया? उससे ये बेनिफिट हो गया कि हम जो रूटीन में काम कर रहे हैं, उस रूटीन के काम में हमारे से कोई गलती नहीं हुई, और अगर गलती हो गई तो उसको हम पकड़ लें और उसको हम सुधार दें। तो ऐसा कोई पर्सन जब ट्रेवल ना करे जिसके पास टिकट नहीं है, या हमसे और दूसरी कोई गलती ना हो जाए। है ना भाई? ये चीज आप समझो कि आपने अपनी जो गलतियां इनहेरेंटली आपसे हो रही थी उसको कम करने के लिए आपने कंट्रोल सेटअप कर दिया नहीं कर दिया कंट्रोल सेटअप, आया ना? यस। तो ऐसे ही जब आप बिजनेस करते हो तो जो इनहेरेंटली आपके बिजनेस करने में आपसे गलतियां हो रही होती है ना बेटा, उनको रोकने के लिए आप कंट्रोल्स बनाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब इनहेरेंट रिस्क का मतलब कि भाई इस बात के कितने चांसेस हैं कि यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है बिफोर अप्लाइंग एनी कंट्रोल, मतलब कोई भी कंट्रोल अप्लाई करने से पहले ही यहाँ पे इस बात के कितने चांसेस हैं कि कोई क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर यहाँ पे जो है, इन चीजों के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं बिफोर अप्लाइंग, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी। तो कंट्रोल तो अभी अप्लाई नहीं किया, तो पहले आपको अपने जो रिस्क असेसमेंट है उसमें ये समझना है कि मेरा जो क्लाइंट है, जो वो इनहेरेंटली काम कर रहा है, उसके सारे कंट्रोल्स में हटा देता हूं। जो वो इनहेरेंटली काम कर रहा है, तो इनहेरेंटली जब वो काम करता है तो यहां पे मिस स्टेटमेंट होने के कितने चांसेस होते हैं, पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। अब जैसे इन्होंने कुछ सर्टेन एग्जांपल डिस्कस किए, पहला इन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आप एज अ ऑडिटर आप समझ रहे हो, अभी तो आपने ऑडिटर स्टार्ट नहीं किया, आपने देखा कि भाई मेरा क्लाइंट जो है, उनके यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं दे नीड वेरी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हो सकता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो, क्योंकि ये इनहेरेंट है, अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इनिशियली इनसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त ही कुछ गलतियां हो जाती होंगी। ठीक है, आया समझ में? तो इससे जो इनहेरेंट रिस्क है वो बढ़ गया। हो सकता है कि भाई इनिशियली गलती हो जाती होगी। है ना? आ रही बात समझ में? आया ना? यस और नो? यस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन स्पेसिफिक अकाउंट दिस माइट नॉट बी अंडरस्टूड। तो आप ये समझिए कि भाई अगर आपके क्लाइंट को कोई ट्रांजेक्शन ऐसे करने पड़ रहे हैं जिनके लिए कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तो वहां पे एक चांस है कि गलतियां होती होंगी। क्लियर है? इसके अलावा जैसे कि एग्जांपल इन लोगों ने दिया कि भाई नेचर ऑफ इंडस्ट्री, किसी का बिजनेस ही अपने आप में इतना रिस्की है, ठीक है, जहां पर इनहेरेंट रिस्क प्रेजेंट होगा। तो एग्जांपल इन्होंने दिया कि इफ इट बिकम, कोई बिजनेस है जिसके यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, तो अब आप ऑडिटर हो, आप समझते हो कि भाई वैल्यूएशन आपको जो है वो उसके हिसाब से करनी पड़ेगी कि अगर इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो गई है तो उसकी वैल्यू हमको कम करना पड़ेगा। तो उससे अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आएगा। तो अगर आप ये देख रहे हो कि भाई मेरा क्लाइंट ऐसा है जिसके यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, तो आप ये समझिए क्विकली कि हो सकता है कि यहां पर इन्होंने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सही नहीं करते हो। कंट्रोल की तो अभी कोई बात नहीं कर रहा, दिस इज समथिंग इनहेरेंट। वहां पे लोग सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इन्वेंट्री आ रही है, अब इन्वेंट्री ऐसी है कि भाई पुरानी हो रही है, तो इनहेरेंटली हो सकता है कि भाई ये लोग इसकी वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं करते। यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है, ये इनहेरेंट रिस्क है। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो?
यस। और ये जो इनहेरेंट रिस्क है ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इनहेरेंट रिस्क डिपेंड करता है कि भाई मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है, सब्जेक्टिविटी, चेंज, अनसर्टेनिटी, ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग क्वालिटेटिव फैक्टर कहते हैं, नॉट क्वांटिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स फिगर्स की हम बात करते हैं। तो जैसे भी एग्जांपल दिया कि भाई ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है, कोई भी चीज करने के लिए आपको सब्जेक्टिविटी लग रही है, चेंजेस कितने में आते, कितने जल्दी जल्दी आते हैं, अनसर्टिनिटी कितनी है, मैनेजमेंट कितना बाइज है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है। कल हम लोग इसमें कंट्रोल रिस्क पढ़ेंगे। अभी तक का समझ में आ गया? मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाह रहा, स्ट्रेस टॉपिक। यहां तक समझ में आ गया नैरेंडर रिस्क तक क्या है भाई, मतलब? यस सर। ठीक है, यस। ये आप कल पढ़ के आए है ना। अगर इसमें कोई डाउट आपको आता है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करें, फिर हमको सर्टेन एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, फिर हम इसको कंट्रोल रिस्क से आगे पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए खत्म करें क्लास? यस। चलो फिर आज खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट।